नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। सत्र को प्रारंभ करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा साप्ताहिक समसामयिकी की पहल के रूप में साप्ताहिक आर्थिकी सत्र जो प्रारंभ किया गया है, उसके नवीन सत्र को आप आज यानी 7 नवंबर को रात 8 बजे देख सकते हैं। इस सत्र को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसे शेयर भी करें। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। भारत में वायु प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लंबे समय तक हवा में मौजूद रहने वाले सूक्ष्म कणों PM 2.5 प्रदूषक के संपर्क में रहने से प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं में रक्त अल्पता का खतरा बढ़ सकता है। प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं में भारत में रक्त अल्पता की व्यापकता दुनिया में सर्वाधिक है। रक्त अल्पता अक्सर लाल रक्त कोशिकाओं में कमी की वजह से होता है। इससे रक्त की ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता कम हो जाती है। आपको सही कूट का चयन करना है। आपके विकल्प हैं केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 कि उपरोक्त सभी। वायु प्रदूषण के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि हाल ही में एक अध्ययन में ये पाया गया है कि लंबे समय तक हवा में मौजूद सूक्ष्म कण यानी PM 2.5 प्रदूषकों के संपर्क में रहने से प्रजनन आयु की महिलाओं में प्रणालीगत सूजन के माध्यम से एनीमिया यानी रक्त अल्पता का प्रसार बढ़ सकता है। अध्ययन के अनुसार यदि भारत अपने स्वच्छ वायु संबंधी लक्ष्यों को पूरा कर ले तो एनीमिया का प्रसार 53% से कम होकर लगभग 39.5% तक जा सकता है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि प्रजनन आयु वर्ग यानी 15 से 45 आयु वर्ग की महिलाओं में भारत में जो एनीमिया यानी रक्त अल्पता की व्यापकता है वह दुनिया में सर्वाधिक है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब हम बात करते हैं एनीमिया यानी रक्त अल्पता की तो वह अक्सर लाल रक्त कोशिकाओं में कमी की वजह से होता है, जिससे रक्त की ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता कम हो जाती है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि तीनों के तीनों जो कथन हैं वह हमारे सही हैं और हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। वर्ष 2018 में फाल्कन हैवी रॉकेट की पहली अंतरिक्ष उड़ान में निम्नलिखित में से किसे परीक्षण पेलोड के रूप में भेजा गया था? अमेरिकी राष्ट्रीय ध्वज को, एक इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार को, एक कुत्ता को कि एक पैराशूट को? फाल्कन हैवी रॉकेट के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि हाल ही में एलॉन मस्क के स्वामित्व वाली स्पेस एक्स कंपनी ने अमेरिका में कैनेडी स्पेस सेंटर से पृथ्वी की कक्षा में फाल्कन हैवी रॉकेट को लॉन्च किया। इसे अमेरिकी सेना के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अंतरिक्ष लॉन्च माना जाता है। स्पेस एक्स कंपनी इसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली ऑपरेशनल रॉकेट मानती है। फाल्कन हैवी रॉकेट प्रणाली का यह चौथा प्रक्षेपण है और 2019 में इसके अंतिम प्रक्षेपण के बाद से लगभग 3 सालों में यह पहला प्रक्षेपण है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि फाल्कन हैवी रॉकेट प्रणाली ने 2018 में शुरुआत की थी, जब स्पेस एक्स के CEO एलॉन मस्क ने अपनी व्यक्तिगत लाल टेस्ला रोडस्टर, जो एक प्रकार की इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार है, को एक डमी ड्राइवर के साथ परीक्षण पेलोड के रूप में अंतरिक्ष में भेजा था। यह कार अभी भी अंतरिक्ष में है, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि 2018 में फाल्कन हैवी रॉकेट की पहली अंतरिक्ष उड़ान में किसे परीक्षण पेलोड के रूप में भेजा गया था? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, एक इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार को। आज के द हिंदू में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। मलेरिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उप सहारा अफ्रीका में मलेरिया से मरने वालों में अधिकांश 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अक्टूबर 2021 में बच्चों के टीकाकरण के लिए गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन द्वारा विकसित RTS AS01 यानी मॉस्क्यूरिक्स को मंजूरी दे दी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को 4 खुराक देने के बाद RTS AS01 यानी मॉस्क्यूरिक्स गंभीर मलेरिया के मामलों को केवल 30% तक कम करता है।
आपको सही कूट का चयन करना है। आपके विकल्प हैं केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 कि उपरोक्त सभी। मलेरिया के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि यह एक जानलेवा मच्छर से होने वाला रक्त रोग है जो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। यह मुख्य रूप से अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, एशिया के उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। आंकड़े बताते हैं कि मलेरिया हर साल लगभग 6 लाख लोगों को मार देता है, जिनमें से अधिकांश उप सहारा अफ्रीका में 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं। मलेरिया की इस प्रकार की भयावहता को देखकर ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अक्टूबर 2021 में बच्चों के टीकाकरण के संदर्भ में ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन द्वारा विकसित RTS AS01, जिसे मॉस्क्यूरिक्स कहा जा रहा है, इसको मंजूरी दी। यह भी कहा जा रहा है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को 4 खुराक देने के बाद RTS AS01 गंभीर मलेरिया के मामलों को 30% तक कम करता है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि मलेरिया के संदर्भ में ये तीनों कथन सही हैं और हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2021 को अब तक के सबसे गर्म वर्ष के रूप में रिकॉर्ड किया गया है। 2022 में ग्लोबल वार्मिंग अब तक के सर्वाधिक लंबे समय तक मौजूद रहने वाले ला लीना की उपस्थिति के बावजूद हुई है, जो अस्थायी रूप से पृथ्वी को थोड़ा ठंडा कर देती है। 2022 के लिए वैश्विक औसत तापमान वर्तमान में लगभग 1.15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जो पूर्व औद्योगिक काल की तुलना में अधिक है। आपको दिए गए विकल्पों में से सही कूट का चयन करना है। आपके विकल्प हैं केवल 1 कथन सही है, केवल 2 कथन सही हैं, सभी कथन सही हैं कि कोई भी कथन सही नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग आदि के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि हाल ही में WMO यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन के एक नए आकलन में कहा गया है कि 2022 के लिए वैश्विक औसत तापमान वर्तमान में पूर्व औद्योगिक समय की तुलना में लगभग 1.15 डिग्री सेल्सियस अधिक होने की आशंका है। तापमान वृद्धि के लिए व्यापक रूप से स्वीकृत खतरे का निशान पूर्व औद्योगिक काल से लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, जो कि 1850 से 1900 की अवधि के लिए औसत है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार 2022 वर्ष के रिकॉर्ड पर 5वां या 6ठा सबसे गर्म वर्ष होने की आशंका है। 2022 में ग्लोबल वार्मिंग अब तक के सर्वाधिक लंबे समय तक मौजूद रहने वाले ला लीना की उपस्थिति के बावजूद हुई है, जो अस्थायी रूप से पृथ्वी को थोड़ा ठंडा कर देती है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि रिकॉर्ड पर अब तक का सबसे गर्म वर्ष 2016 रहा है, जब वैश्विक औसत तापमान पूर्व औद्योगिक समय की तुलना में लगभग 1.28 डिग्री सेल्सियस अधिक मापा गया था। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि पहला जो विकल्प है वह सही नहीं है, हालांकि दूसरा और तीसरा कथन हमारा सही है और इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल 2 कथन सही हैं। आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अब हम 2022 में यूपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकारी विधि अधिकारियों और कानूनी फर्मों को एडवोकेट के रूप में मान्यता दी गई है, लेकिन कॉरपोरेट वकीलों और पेटेंट अटॉर्नी को एडवोकेट के रूप में मान्यता से बाहर रखा गया है। दूसरा विकल्प है, बार काउंसिल को कानूनी शिक्षा और लॉ कॉलेजों की मान्यता से संबंधित नियम बनाने की शक्ति है। आपको ये बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है। यह है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, कि ना तो 1 ना ही 2। अधिवक्ता यानी एडवोकेट के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि सरकारी कानूनी अधिकारी, कानूनी फर्म और पेटेंट अटॉर्नी आदि को एडवोकेट के रूप में पहचाना जाता है, जबकि कॉरपोरेट वकील एडवोकेट की मान्यता से बाहर रखे जाते हैं। इस रूप में यह जो पहला विकल्प है
पहला कथन है वह सही नहीं है। इसके अलावा आप ये ध्यान रखेंगे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया अधिवक्ता कानून 1961 की तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है जो भारत में कानूनी अभ्यास और कानूनी शिक्षा को विनियमित करता है। इसके सदस्य भारत में वकीलों में से चुने जाते हैं और इस प्रकार वे भारतीय बार का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह पेशेवर आचरण शिष्टाचार के मानकों को निर्धारित करता है और बार पर अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र का भी प्रयोग करता है। यह कानूनी शिक्षा के लिए मानक भी निर्धारित करता है और उन विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है जिनकी कानून की डिग्री छात्रों के लिए स्नातक स्तर पर एडवोकेट के रूप में नामांकन के लिए योग्यता के रूप में काम करेगी। इस रूप में पहला वाला जो कथन है वह सही नहीं है, किंतु दूसरा कथन हमारा सही है और चूंकि हमें सही कथन की पहचान करनी है इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल 2। अब हम आज के तथ्य यानी फैक्ट ऑफ द डे की बात कर लेते हैं, जिसमें हम बात करेंगे प्रथम संशोधन पर जो आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में प्रकाशित हुआ है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट संविधान में किए गए पहले संशोधन को चुनौती देने वाली एक याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हुआ है। इस संदर्भ में याचिकाकर्ता का कहना है कि यह संशोधन मूल संरचना के सिद्धांत को नुकसान पहुंचाता है। जब हम बात करते हैं पहले संशोधन की तो आपको ध्यान रखना है कि इसे वर्ष 1951 में संसद के द्वारा पारित किया गया था और इसके माध्यम से अनेक अनुच्छेदों में संशोधन किए गए, जिसमें अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19 आदि महत्वपूर्ण हैं। इसके तहत भूमि सुधारों और इसमें शामिल अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 31 के बाद अनुच्छेद 31A और अनुच्छेद 31B को जोड़ा गया। आपको ये ध्यान रखना है कि पहले संशोधन का तात्कालिक कारण सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अनेक फैसलों की एक श्रृंखला थी, जिन्होंने सार्वजनिक सुरक्षा कानूनों, प्रेस से संबंधित कानूनों और उन प्रावधानों को खारिज कर दिया था जिन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार के साथ असंगत माना जाता था। हालांकि प्रथम संशोधन के द्वारा जो संशोधन हुए उसके अंतर्गत अनुच्छेद 31 के प्रावधानों के तहत 9वीं अनुसूची में रखे गए कानूनों को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है कि उन्होंने नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। इसके अलावा प्रथम संशोधन ने संविधान के अनुच्छेद 19 में भी संशोधन किए, जिसके तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त निर्बंधनों का विस्तार करके इसमें लोक व्यवस्था हित और अपराध को उकसाना को शामिल किया गया। हालांकि 7 दशक बीतने के बावजूद प्रथम संशोधन की बहस आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र कठिन अथवा अनिश्चित समय से गुजर रहा है। स्टेन स्वामी की हिरासत में मौत, विपक्षी नेताओं, वकीलों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ पेगासस निगरानी स्पाईवेयर के दुरुपयोग के बारे में हालिया खुलासे इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए संस्थागत सुरक्षा उपायों को संरक्षित और मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार आजादी के लंबे समय होने के बावजूद प्रथम संशोधन की बहस पर फिर से विचार करना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।